on World Telecommunication and Information Societies Day. जैसा कि आप सबको पता होगा कि Women's Indian Chamber of Commerce and Industry is to boost and build women's entrepreneurship and businesses through greater engagement with government, institutions, global trade and networks. सभी दर्शकों को हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत कर रहे हैं। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पर और वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो दीपिका जी, पहले आप हमें विकी के बारे में बताएं और ये संगठन क्या काम कर रहा है। मैम, आई एम द प्रेसिडेंट फॉर द चंडीगढ़ चैप्टर और अभी तक हमारे 120 कंट्रीज में मेंबर्स बन चुके हैं, जो 2.5 लाख से ज्यादा हैं। वी हैव ऑलमोस्ट 2,50,000 प्लस मेंबर्स ऑल अक्रॉस द ग्लोब एंड इनको हमने सेक्टर्स में डिवाइड कर लिया है और ताकि हम हर सेक्टर में कंट्रीब्यूशन कर सकें। सो चंडीगढ़ में वी हैव ऑलरेडी फॉर्म्ड 7 चैप्टर्स। हमारा दिसंबर में वर्किंग स्टार्ट हुई थी एंड फ्रॉम दिसंबर टिल जून वी हैव नाउ क्रॉस्ड अराउंड 200 मेंबर्स इन चंडीगढ़ यूटी. So we are doing a tremendous job, but only with the help of wonderful members. We have wonderful entrepreneurs and enterprising and mompreneurs and singlepreneurs, mothers, and who are collaborating with us. तो सुनीता जी, उनके बिना ये मेरी organization successful नहीं होती. Although the baton is in my hand, but I would love to thank all the audience, lovely audience, plus my members who are listening to this webinar. बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। पूरी टीम के बिना और पूरे संगठन के बिना कुछ भी बड़ा काम करना वो संभव नहीं होता है। संभव नहीं। आज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे है, जो हर साल 17 मई को मनाया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें कोई भी इवेंट जो हम हर साल मनाते हैं, हम वो क्यों मनाएंगे? जैसे कि हम अपना बर्थडे हर साल मनाते हैं। आई एम टॉकिंग वेरी इनफॉर्मली ओवर हियर, राइट, ऑल द पीपल प्रेजेंट। तो हम अपना बर्थडे क्यों हर साल मनाते हैं? ताकि हम पीछे देख सकें कि हमने पिछले साल और इस साल में क्या क्या डेवलपमेंट आई है, not only in terms of physical changes, in terms of mental aptitude, और हमने कहाँ से कहाँ तक ग्रोथ किया है। Similarly, अगर मैं आज बात करूं कि हम वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मना रहे हैं, तो हम पीछे मुड़ के देखना चाहते हैं कि जो ये 1969 में एंडेवर स्टार्ट हुआ था, आज उसमें और आज की तारीख में हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ तक हमने डेवलपमेंट की है, क्या क्या चैलेंजेस हमने फेस किए हैं इस फील्ड में, जो आज हमारे सारे स्पीकर्स बात करेंगे। सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही है, देखिए, कि आज हम लोगों को फिजिकली मिलने की जरूरत नहीं पड़ रही और हम एक जूम कॉल पे सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की ओनर हूँ एंड आई एम द CEO ऑफ अंतराजाल। तो मैं बहुत अच्छे से ये आप लोगों को बता सकती हूँ कि आज से 5 साल पहले जो हम अपने क्लाइंट्स को कहते थे कि प्रिंट बंद करो, ई ब्रोशर्स छापो, डिजिटल मार्केटिंग पे आइए, कंज्यूमर को रीच करने के लिए, राइट ऑन दी कंफर्ट ऑन दी पाम ऑफ योर हैंड। आज हमारे पास एक मोबाइल है जिसके थ्रू हमारे बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम शॉपिंग कर रहे हैं, नॉन टच पेमेंट्स ट्रांसफर कर रहे हैं। तो आज ये सब क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। So anybody else who wants to put in, जब तक सुनीता जी हमें वापस ज्वाइन नहीं करती, तो हम और कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। जी, मैं ज्वाइन मैंने कर लिया है दोबारा से। मैं माफी चाहती हूँ, वो तकनीकी दिक्कत से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था स्क्रीन पर। जी, कोई बात नहीं सुनीता। हाँ, आज दूरसंचार क्रांति की यदि हम बात करेंगे देश में, तो ये इतना महत्वपूर्ण विषय है कि जिसके कारण आज हमारे देश को, पूरे भारत को तेजी से विकसित होते राष्ट्रों में गिना जाता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो दूरसंचार क्रांति है उसके कारण ही। और ये विषय है चर्चा करने का। हमने कोशिश किया है आज के सत्र को हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ढंग से ही सभी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए हम इसे आगे बढ़ाएंगे। वुमेन टीवी इंडिया नेटवर्क एक वॉलंटरी नेटवर्क है और मैं दीपिका की बहुत आभारी हूँ कि इस नेटवर्क के साथ मिलकर के आज हम ये दूरसंचार दिवस है उसे मना रहे हैं। चूंकि हमारी ऑडियंस गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में भी है, तो हम कोशिश करेंगे हम इसे हिंदी में और इंग्लिश दोनों में ही हम सहजता से अपनी बात को रखें, ताकि
समझ में आ सके। तो औपचारिक रूप से हम शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को, और सबसे पहले हम आमंत्रित करेंगे मोना गुप्ता जी को। मोना गुप्ता जी हमारे साथ आज स्पीकर हैं, मेहमान हैं। आप मास कम्युनिकेशन की प्रोफेसर हैं और एक बहुत अच्छी डिजिटल एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है। खास तौर पे दूरसंचार के कार्यों में वो हमेशा हमारा साथ देती हैं। चाहे आज हम जैसे कि इंटरनेट पर और सूचनाओं का इतना भंडार है और किस तरह से गलत सूचनाओं को वो ट्रैक करके हमें बताती हैं, हमारी वुमेन टीवी इंडिया का बहुत सहयोग करती हैं। जो फेक चीजें जो दिखाई दे रही होती हैं उनको कैसे वो पकड़ती हैं, वो सब हमारे लिए, हमें वो निसंकोच और बड़े आदर के साथ वो हमारे साथ जुड़ती हैं और हमारी मदद करती हैं पूरी बहनों के नेटवर्क की। तो मोना गुप्ता जी हैं हमारे साथ स्पीकर, और साथ में हमारे स्पीकर आज के हैं परमीत। परमीत हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हैं। परमीत, आपका भी स्वागत है। परमीत के बारे में दीपिका जी और गहराई से बताएंगी। जहां तक मैं परमीत को थोड़े से समय में जान पाई हूँ, आप एक बहुत उत्साही एक युवती हैं जो समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। आपका जो उत्साह है कि मुझे करना है, ये सबके अंदर होना चाहिए, ये जज्बा बहुत अच्छा है कि मैं करूंगी। और अगर मुझे लगता है सभी महिलाओं के अंदर ये बात हो ना कि मैं करूंगी, तो वो बहुत कुछ कर सकती है। तो आज आपका जो विषय है उसके बारे में भी आप ब्रीफ करेंगी और बताएंगी भी। मोना गुप्ता जी के बाद आप अपनी बात को रखेंगी। और मेरे साथ स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं गिरिजा चितलांगिया सारडा जी हैं, जो नेपाल से हमारे साथ जुड़ी हैं। गिरिजा जी को आज हमने खासतौर पर इसीलिए आमंत्रित किया कि गिरिजा जी स्वयं एक उद्यमी है, व्यवसायी है, और बहुत सारे देश भर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में आपकी भागीदारी रहती है और महिलाओं से एक बहुत बड़े जुड़े हुए नेटवर्क के साथ काम कर रही हैं। गिरिजा जी हमें बताएंगी कि दूरसंचार की जो आज तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, उसका इस्तेमाल करके महिलाएं अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ा सकती हैं। और इनके अनुभव इतने अच्छे हैं कि हाल ही में उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया डिजिटल एक्सपो लगाया, जिसमें महिलाएं, चूंकि अब बड़े बड़े जो बिजनेस के एक्सपोज तो लग नहीं रहे क्योंकि कोविड का समय चल रहा है, तो इन्होंने एक प्रयोग किया कि डिजिटल एक्सपो लगाया और जिसमें इतनी सारी महिलाओं को इन्होंने स्टॉल्स दिए और उन्होंने ऑनलाइन अपनी सामान को बेचा और कितनी बड़े स्केल पर उनकी सेल्स हुई। और एक ये अनुभव है, बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए मैंने आज याद किया कि किस तरह से तकनीक का सहारा लेकर के हम महिलाओं को एक ऐसे मंच पर जोड़ सकते हैं जहां पर उनका भी विकास होगा और वे एक नए तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए महिलाएं स्वयं आगे आए। और आज की चर्चा जो है और हमारा आज का जो विषय है उस पर आगे बढ़ते हुए मोना गुप्ता जी के पास चलेंगे हम कि मोना, आप अपना जो आज का सेशन है, अपने विषय के बारे में भी आप ब्रीफ कर दीजिए। और जी मोना। Thank you so much, Sunita ji, Deepika ji. Welcome, Parneet ma'am and Girija ji. It's such a pleasure to speak with such an amazing speakers along with me. मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगी कि I could speak about the challenges with the digital acceleration. जिस तरह से transformation हमने देखा है during this period, and with the last 2 years we could see how digital acceleration has been seen. So before I share my presentation, as Deepika ma'am has also talked about that how World Telecommunication Day has merged with Society Day. And this year, the topic itself that I'm formally going to introduce is all about digital acceleration, how the transformation has affected the country to a larger extent, and how do we need to accept those challenges and in what way. So just to give you a quick brief about this day, it was actually came into being when International Telegraph Convention in 1865, they somehow got merged with the Information Society and raised by the World Summit on the Information Society. So together they formed as World Telecommunication Day and Society Day. And this year, and in 2006, both these came together and we celebrate them annually to provide a view about how do we stimulate and exchange ideas the way we are doing right now, how we can debate about certain themes with respect to ICT, and how do we formulate a report about national discussions on the issues. So this is something, a topic where we actually have been talking all together about ICT. So to begin with, in my presentation, I'll share a quick history about. Wait a second. How can I share? Give me a second. Share screen.
Okay, can you see my presentation? Is it visible? Yes, ma'am. Okay. Okay, so as you see, the topic states status of telecommunication in India and the current challenges in accelerating digital transformation. This year, 2021 theme is itself is current challenges in accelerating digital transformation. And I've tried to give a brief about Indian telecommunication. So let me first quickly talk about whenever we say telecommunication, what is it? It's basically a process of exchanging information where we end up transferring voice, data, and video via electronic technologies. So ICT has always been a very important part of telecommunication. Then whatever we provide internet services. Again, coming back to the present theme of 2021, internet is a major theme that has to be talked about. Then wireless services, radio, television, cable, and satellite television. And since we also have entrepreneurs with us, and we could see how Vicky has been working rigorously in these areas, we have web browsing, email, social media, and social networking, web conferencing, phone services, file sharing, and whatnot. We've been rigorously every day been using them, even in academics also. So, moving on to the Indian telecommunication, this industry started way back in 1851 when we actually established our lines in Calcutta. Then in 1881, we formally introduced the telephone services, which actually merged with 1883 in postal system. And we together come up with a department called Indian Radio Telegraph Company, which is a combined department with postal and telegraph or telephone services. Then later on, we formed the nationalized format of Post, Telephone, and Telegraph, which is PTT. It's a complete government monopolized organization. Moving ahead, later on, a lot of countries where they were embracing digital telephony, we were still improving the delivery of telegrams and telexes. So in a way, India was lagging behind where the other countries were exploring new ways. And then in December 1984, the Postal and Telegraph and Telephone Services were actually managed by Post and Telegraph Department. But in 1985, these two separate departments, there was a separation of these departments, and we came up with something called Department of Telecommunication, which is commonly known as DOT. Mona ma'am, just sorry to interrupt. Are you changing the slides? Yeah, is it not visible? No, it's not visible because, yeah, that's why I was interrupting. We can just see the first slide. Now the slides are scrolling. You have come to the first and then to the sixth slide directly. So keep rotate your slides. साथ-साथ आप उसे rotate भी करते रहिए ताकि हम उसको visible हो, हम सबको दिखे. No, I'm rotating it. I don't know why. Share a video file. हाँ, अभी 6th slide अभी 6 दिख रही है. Maybe some delay in the process could be because I'm actually rotating. So okay. I'll just quickly give you a glimpse whatever I had shown so far. Yes, please do that. This is where I talked about how it started and then how we had come up with Indian Radio Telegraph. I think this slide is visible, the origin and development. Yes. Then I moved to this slide where I talked about the formation of Department of Telecommunication when it got separated in 1985 from Postal Department. Okay. This is where I am right now. So in 1986, government actually had two owned companies, which was known as Videsh Sanchar Nigam Limited, which is BSNL, and Mahanagar Telephone Nagar Limited, which is MTNL. And these two have different purposes. MTNL used to look after telecommunication operations in mega cities like Mumbai and Delhi. BSNL was meant to look for international telecom services in India, and DOT continued to provide all over regions other than Delhi and Mumbai. So in a way, telecommunications were not treated to be a necessity, and it was more like a luxury at that time. So far, it hasn't become a part of our day-to-day life. I've changed the slide. Can you see the changed slide? Yes, we can. Okay. So in 1990, finally, the government realized that we need to allow some private players so that we could improve the services. And with the liberalization and privatization in 1990s, we could see there's a value-added services such as paging services were added. And then we came up with a policy called National Telecom Policy in 1994, which was actually to control the private players and try to bring a bridge between the resources that they are providing. So again, with the way the market has been changing, we came up with two kinds of voices, fixed and wireless. So we had come up with a system called landline and cellular services. So cellular services was launched in 1995. And we came up with something called TRAI, which is Telecom Regulatory Authority of India. And this TRAI has to act as a regulator to facilitate the growth of the telecom sector.
Then later the government realized that they need to change their operation wing from so that they could create a level with the private operators. And then they came up with something called BSNL, which is Bharat Sanchar Nigam Limited. And this is actually a public sector undertaking. And with 2002, the when VSNL monopoly came to an end, and government has started issuing licenses to the private player, which is to the basic and cellular services in India. Then government divided it into two major sections. First is fixed service provider, which is FSPs, and the cellular service providers. Fixed service providers include landlines, basic services, domestic and long distance call services, and cellular services include GSM, which is Global System for Mobile Communication. We also have CDMA, but India hadn't used that. We are into GSM. These are the few type of industry we could see with respect to India. First is network infrastructure companies, which provides you the network for working with this industry, which includes Allison, Lucent, Cisco, Ericsson, Alcatel. Then we have telecom service providers like we have Bharti Airtel, Vodafone Idea, Reliance. Then we have telecom equipment manufacturers, the gadgets that they discover, the companies. Then telecom solution providers, which actually give you the way how to deal with them, like Tech Mahindra and Ericsson, IBM, and Wipro, and many. This is the current status that we could see. This is the report I've taken with 2021 from Competition Commission of India, where they have found that there is a demand which has increased in the 2020. The tele-density, if I can say the term, I think you can see the term. Tele-density is an indicator of telecom person using per 100 population, which represents telecom penetration in the country with the number of telephones per 100 population, which has increased to 30% in December from 17.41% in December 2010. So if you look at the decade, there's a hell lot of growth between them. Also, India has become one of the biggest consumer data worldwide as per TRAI's information. With respect to the kind of opportunities it is giving, the 70% of the population staying in rural areas with rural subscribers. As Sunita ma'am has just mentioned that we also have audience from rural sector. जो हमारे rural areas में है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा consumption हुआ है. With that of telecom, you could see that. And with the upcoming India's 5G subscriptions, probably it may surpass 350 million in 2026. And CCI has also urged the government. CCI is one which provides a report in the entire telecommunication. There's a complete report of 2021, which is available online, and I've taken the current data from there. It also has urged the government to ensure adequate 5G airwaves to be auctioned at an affordable rate. So we had also come up with an auction. We had also started auctioning the spectrum later ago. I hadn't mentioned that. Otherwise, I would have also talked about how the spectrum and the auction thing happens with 2G, 3G, 4G, and 5G. I'll come to a little bit introduction about that. Then policy support, the government has been proactive and they have been into global telecommunication hub. The Union Cabinet has approved around 12.19 crores production linked incentive scheme for telecom and network products, which is PLI, under the Department of Telecom, which is DOT. With respect to investment, we could see the investment has been increasing. In 21-22, the department has been allocated around 58.73 crores, which is about 56% allocation towards revenue expenditure and the remaining 44% towards capital expenditure. So you could see that how India has been giving a lot of promotion to this sector, with a lot of potential being seen in this sector from the Indian perspective and for the Indian markets. The Indian trends, industry trends, if I talk about, in 1999, when the new telecom policy was launched, we could see there were just 13 2G technology-based private mobile services. But by 2019, we could say the number has been reduced to the number of operators to 8. But today, the telecom networks are the backbone with 4G technologies. And the country lockdown has also seen a lot more change with respect to this sector's contribution to India's GDP, which is estimated to increase by 5 to 6 times. So this also has been contributed to a lot more to the India's GDP. So in a way, telecom sector has a lot of potential from a future perspective. This is how we could say the decadal view of the telecom industry. You could see the number of operators were 15, 2009 to 21, and to 8. Because of the universal licensing system, we had made it to 8 in 2019. So this is a 10 years data. Then as per HHI index, which measures the market concentration, we could see the change from 1198 average gross revenue to 2791. Okay. Then the kind of services that we had in 1999 were just SMS and voice.
Then in 2009, we had SMS, voice, and internet. And in 2019, we has also included internet and OTT. The technology has also changed from 2G to 3G and to 4G. And now we are moving on to 5G. OTT, of course, we cannot ignore the OTT at this point, where we have seen that India has been streaming good media services to the viewers online through the internet. And currently, if you could see, it has a value of around 35 billion, which is close to 500 million internet users who spend an average of 40 minutes per day consuming online media. And it has been anticipated by 2022 that India would be number one in terms of revenue or valuation of digital and OTT media content. The reason why do you think OTT has increased? We could see there's vibrant use of OTT all over, and the number has increased to about 40. There is of course, there's an urbanization and westernization of the population. People want to know more. They're shifting. There's a migration. People moving to the big cities. There's a cultural shift in the method. We could see the access to digital devices with the easy access to smartphones and the mobile. We could see this entire OTT element has increased. The usage of these platforms have increased. Improved infrastructure. This is another example of how India has been improving into this telecom world with better bandwidth, net connectivity. Again, coming back to the rural audience, we could see that there is a good and a better net connectivity even in the rural segment, how the government has been working towards these connectivity issues. Then convenience. We could see that it is very easy, to place the advertisements, and plus you can also have a pause and play options in that. So even for the entrepreneurs as well as for the consumer, it sounds like the most convenient method to use. This is how we could see the future of OTT in India. This is I've taken from NASSCOM. How you could say the content is the key. There's a lot more potential to provide content. It also provides a lot of freebies. We could see with 1+1, or you can use it on multiple devices. Again, there are certain players who also offer you the shopping plus viewing plus other such facilities like news and information. Then growth in entertainment for kids section. We also have special education programs plus for kids program. There is corporate elements as the way forward. You can see online gaming, health and fitness, sports, high growth forecast. So, and the rural demand. There is a way to, you could see a lot more potential with respect to rural demand. So this current status with the Digital Connect, I've taken MICA's report. This is MICA's report, which was conducted between April 2019 to March 2020. This is MICA Center for Media and Entertainment Studies. According to them, India stood second highest with 8.43 hours of video consumption per week, which is after US at 8.55 hours per week. Looking at the channels, you can say comedy was the most preferred genre by India in 2020 across all the OTT platforms. The most watched channel was MX Player after YouTube. Then turning towards the regional content, India is coming up with a hybrid model where they come up with the content in Hindi and they're converting into regional languages and vice versa. We could see the gaming trends are also on rise in India. People have been playing around 63 billion minutes against 42 million minutes in March 2019, which is a record of 49% increase. Music streaming platforms are also increasing with a record rate of 39.6%. Overall, you can say that there's a 19% of the people being connected digitally in 2020. And as against the 34 million people digitally in 2019, it has increased to 56 million digitally in March 2020. And the report also estimated that smartphone users in India will touch around 925 million by 2023. I could see that even with COVID also, things are again on a rise. Now, the topic is actually, what are the challenges that we could see? We have been introducing digital elements. We have been merging different departments. We have been looking for 5G also now. We have seen how it has been, going ahead into the rural, plus bridging the gap between rural and the urban areas. But still, coming back to the digital world, coming back to the industrial world, we do face certain challenges, and we need to find a way out. How shall we deal with them? The first ever challenge is complexity. Again, हमने 5G यूज किया, 4G हम 5G यूज करने वाले हैं, 4G है, we are saying कि हम digitally बहुत expand कर चुके हैं. But the major issue is that the updates are rolling so fast, and it is very difficult to adopt to these tools which can be available at our own disposal.
And so with this complexity, it is very difficult to adapt to the digital transformation. So what should be done? So the more important thing is that we need to first get rid of those softwares which we do not need. The redundant technology has to forego. Otherwise, we would keep on, playing around with the old technology, and we would never be able to adapt to the new one. And India has most of the time been criticized for being not changing to the new technology. So the very important thing is that we need to first look at the new softwares, try to understand them, and then adapt them to the system. Then we need to also connect to all the platforms in such a way to create a seamless experience to drive maximum business productivity. The bridge is important with one platform to the other. We cannot stick around with one platform, but we actually have to merge them. We have to use them together to make the task easier. So it's like you're working on different systems, but you're not trying to merge them together, which may bring a lot of complexity. So that is very important. Next is we need to adopt the technology. We have seen that after so much decision making and employee training, we could see that the software does not turn out to be as expected. हमने बहुत सारे चीजें अपनाई, हमने सॉफ्टवेयर लिया, we have the tools that we have devised, even when we are as Deepika ma'am was mentioning that we also have mom entrepreneurs, we have single entrepreneurs जो अपना एक सॉफ्टवेयर अडॉप्ट करते हैं, बट वी कुड सी कि जो हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए या जो हमें एक्सपेक्टेड है वो हमें नहीं मिल रहा है या हम बहुत डिफिकल्टी हो रही है. So the best is that we should always use a digital adoption platform. Now, what is a digital adoption platform? It is like a software which gives you all sort of application, the ways to help it out. It's like a user manual that you may work upon. So you use those walkthroughs, videos, self-help menus to guide the user. This also answers to one more question, that whenever you adopt a technology or whenever you start using a technology or introduce a new technology, we also need to work on the manuals, that we need to find those videos, we need to find those support systems so that the technology would be easier to accept. तो कभी भी कोई भी चीज हम नया सॉफ्टवेयर नया टूल बना रहे हैं तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम उसके साथ उसके यूजेज के बारे में भी बात करें, rather than just randomly creating those formulas and things to the people. We also need those self-help tools to work upon them. So it should be like a complete package whenever technology being introduced. That is the most important element. We have talked about complexity, we have talked about self-help tools, but we could also see the shift in the cultural mindset. What is happening? जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमारा काम करने का ढंग बदल जाता है, हमारा डिजिटल फर्स्ट कल्चर बन जाता है, and everything goes digital. And most of the people are not welcoming. They do not find they do not find these as positive outcomes. जैसे जब शुरुआत में जब कोविड हुआ था, when there was a lockdown because of COVID, I'm sorry, that time a lot of people had to go digital for the first time, and they could not manage it properly. They found it very difficult. उनकी productivity पे बहुत effect पड़ा. The outcomes were not as expected. The level of work has gone down. So this is very important, that as an organizational entrepreneur, as an individual, we first try to understand that how and what all things are affecting our productivity. And we need to first make ourselves comfortable. We need to first inspire ourselves. So it is very important being a leader, being the leader of the workforce also, that how can we inspire each other. And it also includes some social inspiring words, the motivation with each other. We can use these social tools, the social media also, to motivate each other, inspire each other, so that we could shift with this mindset that now we have to go online, now we have to learn this. And to add to this, I've noticed a lot of advertisements, a lot of marketing people have tried to focus on this element. A lot of ad had tried to, the way the men, the way the old people have been learning this digital skills, who have never been to the computer, who have never used it, but how the younger generation is helping them to learn. So it's more like a collaborative work now. We need to help each other and inspire each other to work. Then you could see there's a pace in digital transformation. Digital is like marathon. It keeps on changing. With every second, every month, every week, you could say something new has happened. The technology is moving so fast and the trends are rising to such a level that we are not able to pace up with the things. So the question is, are we ready? Do we have necessary resources and expertise to leverage new trends? Or are we still waiting कि हमारे competitors इसको लेंगे, adapt करेंगे, and then we'll go later? So we need to work on this. And how can we overcome? We need to instigate a leadership mindset of agility among your team members. You actually have to work on this, that how can we motivate them? How can we have that element of leading? Okay.
you do not need a leader all the time. आपके पास हमेशा एक leader नहीं होता. And since we all are confined to our homes, working in our own way, we are leader of our own work. So we need to adequately prepare for upcoming challenges through training and skill enhancement courses. So a lot of self-help courses, a lot of modules are available online. So it's time that we should learn. It's time that we should train ourselves. We cannot just sit back and wait for some energy would come up and train us. Now we have to be leader of our own will. So we need to create new roles with that so that we could make our work easier. We need to process our work in our own way. Okay, and we need to foster the culture of collaboration. We need to set right priorities, what should come first, what should not go later, because often हम लोग गलत priorities set करते हैं, time and effort waste करते हैं, and it actually negatively affects the productivity. हमारा outcome सही नहीं आता है. So what is the way to overcome that? We need to spend figuring out what is essential for us. Okay, we cannot try doing everything at once. So it is very important कि पहले आप उसको search करो, उसके बारे में पढ़ो, जानो. You need to differentiate between what is good and what is right for you, and then accordingly try to make, put all your energy into it. And then access your digital adoption strategy to see what you're lacking. And then see आपके में क्या कमी है, उसके हिसाब से you adopt those strategies. Next thing comes ensuring security. This is the most important topic so far I've noticed with respect to cyber attacks. Every day I've been noticing किसी ना किसी का fake Facebook account बनता है, and you receive a message on Messenger asking for money. And then you can see there's an invasion into somebody's privacy. People are, copying your information. They are trying to track your account, seeking your information. The government is trying their best to tell you that how you should, make yourself safe out of all these things. But yes, since business are moving on to the cloud, the security has become an essential priority, and how we can overcome that. So in this case, instead of doing it as a challenge, we need to see it as a necessity. That is the first and foremost thing. जब भी कोई software आप adopt करते हो, जब भी कोई crisis situation है, the first and foremost you see कि what is more important and it should be done first. Then you need to follow a proactive approach. When you say proactive approach, generally we should plan ahead before things may happen. आप पहले से plan करके रखो कि हमें क्या करना है, किस तरह से करना है. And you need to focus on reliability, which is the most reliable way to go ahead with this. Coming to the last challenge, we need to define the parameters of success. There's something called productivity paradox. Basically, it's a term which is coined to describe a phenomena where you have technology, you have productivity, but it seems like things are still stagnant. Okay, आपने technology adopt किया, लेकिन productivity उस level पे नहीं आ रही. You're not able to meet the required goal. And why is that so? Because again, we have often noticed कि जो parameters of success है, they have been not properly planned. We do not have a right kind of measures to do them. And that is the biggest challenge ever in digital transformation. So what is the way to overcome? You first need to define what you want to accomplish. Generally, goal setting is important with digital transformation. आप कोई भी platform use करो, कुछ भी start करो, don't go by what others are doing. Just see what I need to do it. Then work on clarifying your vision. It is very important not to work without a vision. Otherwise, you will never able to, compare your vision with your achievement. Because you will always see that you've never thought of a vision, but your achievement will be up to the mark nahi hai, if you do not have a vision. Then set goals that remain universal throughout your journey. So you need to set maybe small goals, okay, some small objectives at every step, so that you would feel that you've achieved a lot. So these are the few references I've also mentioned in between. Thank you. Mona, I would take the pleasure to speak up first because I'm not able to control myself. You have done a PhD of research, I must say, and I think on behalf of Wiki and Women's, we'll award you a PhD degree on this topic. It was absolutely an amazing, and I'm saying this on behalf of all the speakers present here and the audience. I guess they would leave their comments in the comment section. And I swear that I haven't seen in such a short period of time such a comprehensive report, and it was all concrete. It was all through references, like a person does a PhD, right? So I really congratulate you on that.
And yes, a few points that you said were so realistic. What you were saying कि कोई ऐसी कंपनीज हो जो अडॉप्ट कर सकें, मतलब आज कोई टेक्नोलॉजी है और कल एकदम से कोई और टेक्नोलॉजी हो जाए, उनको हम हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं अपनी लैंग्वेज में. व्हाट आर हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशंस? कि फटाफट हमने आज एक नई टेक्नोलॉजी आई और कल हमने फटाफट उसको अडॉप्ट कर लिया. सो यस, नाउ इन टुडेज वर्ल्ड एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी अ हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंडली, जो आप ये बता रहे हो कि गेमिंग में बहुत वो आ गया, सर्ज आ गया है. सो हियर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द ऑडियंस कि डोंट लेट internet consume you, because you have to consume the internet. So please don't let internet consume you. Set up your priorities. खेलो, पढ़ो, सब कुछ करो, but किस extent तक करना है? Because I have seen nowadays, I think परमीत हमें better इस बारे में light throw करेगी कि जो students हैं now to learn something, they will watch one video, then the next, and then they'll go on watching all the videos and forget कि उनको वो याद भी करना है. So this is the problem of today's youth, and in fact with everybody, that the internet is consuming us with all the applications, games, Ludo and chess, and in fact we are not consuming the internet. So with that, I would like to thank Mona, and we'll call upon our next speaker, that is Parmeet. And where I called it a hybrid organization, she is a hybrid human. Why? Because she is a Spanish instructor, and how I saw her taking classes physically, and immediately during this course of pandemic, and I saw she has suddenly transformed into a digital class, and I was so amazed that single-handedly, how could a female, and she just brought up a new internet connection and doing everything on her own. She is a hybrid individual who adopted to the new normal. So welcome, Parmeet, and we would love to hear from you what you have to say. First of all, I would like to thank you, Deepika ji and Sunita ji, for having me to share my thoughts on how digital media today is empowering women. And I would like to share, my own experience, how this internet, how digital media has been no less than a blessing, no less than a boon, to enhance my career. Which, like, for example, I have been part of the corporate culture for around 12 years before I had to quit because of my growing daughter. So आज एक बहुत ही practical experience कि मेरे लिए कितना काम किया digital media, I'm going to share with all of you, and I hope that my story inspires many women around us कि अगर because of some limitation, maybe because of family limitation, because of your own responsibilities towards your family, because of maternity or because of motherhood, if you are not able to step out of your house to fulfill your dreams, there is so much which you can do just sitting at the comfort of your home with the help of this amazing digital media. It should not stop you from from showcasing your talent to the world, right? So few years ago, like I have an 8-year-old daughter, so I had to quit my job, which was a very good job in a corporate, as a Spanish language expert. I was working there since I have done my master's in Spanish. So I realized that my daughter needed me more than I needed my job in that company. So it was a very tough decision for me to quit the job at that point of time, but somehow I did it. But after a certain point of time, I realized that I really needed to do something, not only to be financially independent as a woman, but also not to lose touch with my skill set, right? So then I thought that what could be done. So many of my friends gave me advice that Spanish, maybe you can work as a translator, interpreter. But when I started doing it like 8 years back, it was not a very common thing to work from home, at least in India. So then I started uploading my resumes all over the internet, but thankfully I started getting calls for work from home based profiles. So it was pretty successful for me. Then I started working from home as a translator. I would work all day, but at the same time, I had that, happiness that at least I was around my daughter for anything she needed. So this was like a big relief for me.
And then a couple of years ago, again with the help of digital media, I was able to do an online course in Spanish language teaching from Spain, which would again not have been possible for me to go to Spain and achieve that certification, because in India we don't have that certification as of now. So again, because of online classes, I was able to get my certification. And last year, then I decided to explore teaching in Spanish. So I was only limited to finding students in my neighborhood, or maximum to the city I live in, Chandigarh. But because of this pandemic, I was able to give classes for around 5-6 months. Then pandemic happened. I was not able to have my students come over, and even they were not comfortable coming over to have in person classes. Then I thought of exploring. Everybody, last year they were exploring Zoom, Skype to impart classes online, which I also did. And thankfully it was a success. I just started with a couple of students, and today I have got like good more than 70 students in my database. So this is all have been possible because of this digital media, you know. And moreover, nowadays, we see so much on Instagram, on Facebook, many of our friends, many of the women who are wellness coaches, they're fitness experts, they're makeup artists, just because of pandemic, the digital media, it has made it possible for us women to still showcase our talent. So we have got so many women, who are into all these fields, and now they are conducting classes online. So it's not only limited to your neighborhood, but also across borders. Like, I have students from all over the world. So it has only been possible because of social media, Facebook, Instagram, to reach and connect with my audience. And even nowadays I see that even for rural women, the handicrafts products that they are making, they are being promoted on e-commerce websites, which is like a wonderful thing, not only locally but internationally also. उनके इतने products हम लोग promote कर रहे हैं, right? And so this is how it is. And even I know so many people in my network who are excellent cooks, but because of the lack of family support or other limitations, they are not able to step out of their houses and work for other businesses. So what they are doing is that they are promoting their business online. They are getting orders, they are working right from the comfort of their kitchen and supplying tiffins. And nowadays, many of them have also started giving cooking classes, not only locally, not only nationally, but also internationally. So I think, the motherhood and maternity and, other household work stop a woman from stepping out of the house. But with the help of digital media, I think you can capture the world, you can conquer the world, I would say. So this is what I wanted to talk about. And it's my request, to all the women who are listening, who are part of our show, to not stop, yourself, do not stop, showcasing your talent to the world, even if you can't step out. This digital media has made it possible for all of us, to be independent. So very true. Very true, Parmeet. And here I would like to add that although we, like you said, that when even nobody was doing it, you did a Spanish course from the base, Spain, like, you're from Spain. So this is how you were already well equipped and you knew the way further. And now you are able to impart that knowledge to your students with the help of digital medium because of the pandemic. So pandemic has actually, highlighted the urgency of accelerating this digital medium. And this is what we all are doing today. And as you said, that this is the power of resilience, that we have to bounce back whatever it may be, and although pandemic has been a big hurdle in all the ways, but then I think human resilience with the strength and the power will be able to overcome it. Correct. So I would again call Sunita ma'am to take over. थैंक यू दीपिका. आप सब दोनों वक्ताओं ने बहुत ही अच्छा बताया. मोना ने बहुत एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन दी, और इतने कम समय में इतने बड़े विषय को कंपाइल करना और सजेशंस के साथ, ये बहुत ही खूबसूरत आपने आज ये काम किया है, और हमारे सभी दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है. सब ध्यान से सुन रहे हैं उसको. और परमीत, आपने बहुत अच्छा बताया है. आपने अपना व्यक्तिगत अनुभव बताया,
और वो बहुत अच्छा है। और जिस तरीके का उत्साह मैं चाहती हूँ कि हम सभी चाहते हैं कि महिलाओं में ऐसा होना चाहिए, और नए प्रयोगों की तरफ यदि हमारा उत्साह रहेगा ना तो हम जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं। दीपिका, बहुत अच्छी ये चर्चा है वो चल रही है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशंस के साथ। तो मैं, हमारे मेहमान हैं हमारे साथ गिरिजा चितलांगिया सारडा जी, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, नेपाल से हमारे साथ जुड़ी हैं। तो उनके भी बहुत से अनुभव हैं, और उनसे अनुभव सुनने से पहले मैं आज चर्चा को ले जाना चाहती हूँ अब भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर। ग्रामीण भारत में संचार के क्या साधन है, संचार का सूचना और संचार की क्या व्यवस्था है, और कैसे उसकी स्वीकार्यता है, कैसे उसको समझा जाएगा, महिलाओं के दृष्टिकोण से कैसे समझेंगे। तो मोना और दीपिका और परनीत, शारदा जी, गिरिजा जी, मुझे लगता है आप सब लोग बिल्कुल उसी तस्वीर से सहमत होंगे जिस तस्वीर की हम बात कर रहे हैं। जो महिलाएं हमारे साथ अब जुड़ गई हैं, चूंकि हिंदी में है तो काफी महिलाएं रुक जाएंगी इस कार्यक्रम को देखने के लिए कि हमें समझ में आ रहा है। तो विजया चौहान रेवाड़ी से, विजया नमस्ते, आपको आपका स्वागत है। संदीप गुप्ता जी नमस्ते, आपने बहुत इंफॉर्मेशन को सराहा है। स्नेहलता जी नमस्ते, आप जुड़ गई हैं। विजया जी अति उत्तम कह रही हैं। संगीता जी आपका भी स्वागत है, और सभी बहनें जो हमारे साथ जुड़ी हैं। यदि आप मैसेज करना भी सीखें और मैसेज पर बताना सीखें तो आपका नाम यहाँ डिस्प्ले होता है, जिससे हम आपके साथ बात कर सकते हैं, आपको हम संबोधित कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सूचना और प्रसारण की, हम सूचना और तकनीक प्रौद्योगिकी की बात कर रहे हैं। पूरे विश्व ने जाना कि सूचना कितनी इंपॉर्टेंट है। आप साधारण सी भाषा में यदि हम कहना चाहें तो करोड़ों अरबों की जो जनता है वो पूरे विश्व में अरबों लोग हैं, और उस अरबों लोगों को सूचना देने वाले लोग कितने? बहुत कम, 8 या 9। उसके अनुपात में कितने लोग हैं? बहुत कम। तो जो सूचना देने वाले हैं उनका भी एक समाज है, ठीक है, सूचना का समाज। और सूचना का समाज कितना उत्तरदायित्व निभाता है, कितने इस समाज को विस्तार करने की जरूरत है, इस समाज को कितना ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। हमें सूचना को, जिसको सूचना की जरूरत है उस तक पहुंचना है। और जहां तक हम सूचना के तंत्र की बात करें या सूचना का जो परिवेश है उसमें जो महिलाएं हैं, पहली बात तो ये है महिलाओं की सूचना तक पहुंच बहुत कम, सूचना के निर्माण में महिलाओं का योगदान बहुत कम, प्रसारण में महिलाओं का योगदान और भी कम। तो इस तरह से महिलाएं जो हैं सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभी भी मुझे हाशिए पर खड़ी नजर आती है। एक होता है कि हम किस प्रकार की सूचना कहाँ देने वाले हैं, है ना, एक सोर्स से लेकर के एंड तक हम जहां जिसको सूचना देना चाहते हैं उस पूरे क्रम में यदि हम महिलाओं को देखेंगे तो महिलाओं की जो कंट्रीब्यूशन है, थोड़ी महिलाएं हैं, कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की हमें जरूरत है, पूरे विश्व में जरूरत है। आधी आबादी है हम, आधी आबादी की बात होनी है, आधी आबादी को अपनी बात करनी है। चंद हाथों में क्यों हो हमारी बात, चंद प्रायोजित हाथों में भी क्यों हो फिर हमारी बात। तो हमें अपनी बात को स्वयं कहना है। और सूचना के निर्माण में महिलाओं की भूमिका, सूचना की पहले समझ कि हाँ ये सूचना है, इसको सूचना कहा जाता है। अभी जो बहनें हमारे साथ जुड़ी हैं, विजया जी जैसे आप रिवाड़ी से जुड़ी हैं, स्नेह जी आप हमारे साथ जुड़ गई हैं सोनीपत से, संगीता कैथल से जुड़ गई, आप हरियाणा से हमारे साथ जुड़ी हैं। तो एक साधारण सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि सूचना का कैसे इंपॉर्टेंट है। सूचना क्या है, अगर पारंपरिक तौर से हम देखें तो सूचना देने के लिए गांव में एक हरकारा होता था, वो ढोल बजा करके हर चीज बताता था, आज गांव में ये होगा, आज नहर में पानी इतना चढ़ गया है। वो क्या है, साधारण सी सूचना है जो आपके काम की है। उस सूचना, उस ज्ञान से, उस नॉलेज से आपका या तो नुकसान हो सकता है या आपकी भलाई हो सकती है। वो व्यक्ति एक सूचना आपको दे रहा है, ये एक पारंपरिक तरीका है। फिर समाज सुधार की सूचना की बात हुई, जिसमें कि गायन के द्वारा हमारे जो है वो लोग गा बजा करके आपको फोक थिएटर के माध्यम से समाज सुधार की सूचनाएं आपको दे रहे थे। वो पारंपरिक माध्यम रहे हमारे। अब उन पारंपरिक माध्यम से आज डिजिटल वर्ल्ड में हम कहाँ हैं, महिलाएं कहाँ हैं? हम बहुत पीछे हैं। आज भी हमारी जो महिलाएं हैं वो एक मोबाइल फोन के लिए तरसती हैं। जिस डिजिटल भारत का हम सपना देखते हैं कि डिजिटल भारत, बिना महिलाओं के डिजिटल भारत नहीं हो सकेगा। आज भी प्राथमिक तौर पे किसी लड़की को, किसी महिला को फोन, डिजिटल फोन जिसको वो कहते हैं ना टेलीविजन वाला फोन जिसमें टीवी देखा जा सकता है,
कि जो टीवी वाला फोन है वो नहीं है मेरे पास, बटन वाला फोन है। तो वो जो टीवी वाला फोन है वो महिलाओं को कैसे मिलेगा? वो तो पढ़ लिख नहीं रही है। बच्चों को तो आज कोविड ने और ऐसे समय में जबकि स्कूलों में पढ़ाई जा रहा है, तो यदि एक घर में मोबाइल है तो उस मोबाइल पे महिला का एक्सेस आज भी नहीं है। उस मोबाइल पे एक्सेस या तो ब्रेड ओनर का है, जो आपका जो घर का मालिक है उसका है, या फिर बच्चों को दिया जा रहा है कि हाँ ये कुछ सीख रहे हैं, इसमें अब ये सीखने की बाध्यता है। और सीखने की बाध्यता में लड़कों के पास मोबाइल है, लड़कियों के पास मोबाइल नहीं। आज जैसे पहले एक समय था ना कि अगर लड़कियां कॉलेज जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी और ये वहां पता नहीं क्या क्या करेंगी, तो वही आज के समय में है, लड़की के हाथ में फोन होगा तो बिगड़ जाएगी। क्योंकि एक तकनीक की जब हम बात करें, सूचना, देखिए मोबाइल्स को, जैसे अभी हमारे भारत में अगर हम देखें तस्वीर, जैसे मोना भी बता रही है कि मोबाइल जो इंटरनेट है ना, वो इंटरनेट 70% जो कंज्यूमर है वो ग्रामीण भारत है, उसको देख रहा है। इंटरनेट को आगे आगे हम बढ़ रहे हैं और उस 70% जो लोग हैं वो क्या देख रहे हैं? उस बियर एंटरटेनमेंट के लिए खरीदा है सबसे पहले, वहां ये सब दिखता है, वहां ये दिख रहा है, वीडियोस दिख रही है, ऐसी ऐसी चीजें दिख रही है जो कभी देखी नहीं थी, और ऐसी ऐसी चीजें भी दिखाई जा रही हैं जो हम कभी देख ही नहीं सकते थे, या फिर वो अश्लीलता वाली चीजें भी आ रही हैं। तो वो भी एक क्रेज है कि चलो मोबाइल में वो कुछ तो देखा जा सकता है। तो मोबाइल जो है वो ग्रामीण भारत में, लेकिन उस मोबाइल का, उस तकनीक को हम विकास में कैसे इस्तेमाल करेंगे, सामाजिक हमारा जो बदलाव है उस पर हम कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, महिलाओं के जीवन को कैसे बदल देंगे हम लोग, उनको जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो उन तक कैसे पहुंचेगा, अच्छे समाज की स्थापना कैसे हो सकती है, महिलाओं के इकोनॉमिक, जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो कैसे हो सकती है। तकनीक, पहले तो मोना ने बताया कि तकनीक हो हमारे पास, तकनीक ऐसी हो जो सुलभ हो, सबको आसानी से मिल सकती है और सब कोई उसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हो। फिर उसके बाद जरूरी ये है कि उस तकनीक से किस प्रकार के ज्ञान को हासिल करना, इसकी भी समझ हो। ये सामाजिक संदर्भ है कि हमें किस प्रकार की सूचना चाहिए, किस प्रकार की सूचना में हम अपना समय लगाएंगे, वो है। अभी हमारे पास दो वर्गों में हम इसको बांट सकते हैं। एक जो सूचना का निर्माण करते हैं, जो सूचना का प्रसारण करते हैं, एक वो जो सूचना को रिसीव कर रहे हैं, जो रिसीविंग एंड पर है, जो प्राप्त करता है। अब प्राप्तकर्ता और सूचना के निर्माण के बीच में बिजनेस आ गया है, बीच में व्यापार आ गया है। जो व्यापार एक अलग दिशा में ले जाता है और जो हमारी सामाजिक जरूरतें हैं या सामाजिक रूप से हम आदर्श समाज और विश्व की जब बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा उसके साथ सामंजस्य कहीं कहीं नहीं बैठ रहा और कहीं बैठ भी रहा है। तो ये वुमेन टीवी इंडिया नेटवर्क की जब हम बात करते हैं, तो इसका जो उद्देश्य था कि महिलाओं की सूचना तक पहुंच, सूचना के निर्माण में महिलाओं की भूमिका, महिलाएं प्रसारण में आए, महिलाएं तकनीक से जुड़े। आज भी अगर मैक्सिमम टेलीविजन चैनल्स पर आज से अभी तो जो अगर मैं 10 वर्ष का भी देखूं या 5 वर्ष का देखूं, तो बहुत ज्यादा तस्वीर जो है बदली है। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई टेक्निकल जो हमारा प्रसारण का जो विभाग है उसमें कोई महिला बैठी दिख जाए तो अचंभे की बात होती। महिलाओं के जो रोल है वो एक न्यूज एंकर और उसकी तरह से तो उसको रखा गया जहां उसको स्क्रीन पर दिखाना है, लेकिन जहां प्रबंधन की बात आती है वहां पर महिलाओं की भूमिका बहुत कम रही, और जहां पर टेक्निकली कुछ करना है तो भी बहुत कम रही। और जहां तक मोना और परमीत और गिरिजा जी, जैसे अब हम वुमेन टीवी इंडिया की हम बात करते हैं, इसका जब हमने ये संकल्पना की तो इसमें सोचा हम इसको इतना ज्यादा सरल बनाएंगे, इनफॉर्मल इज इन, बिल्कुल इनफॉर्मल बात करो जो हमें आपसे सामने बैठी औरतों को समझ में आ जाए, सामने बैठे समाज को समझ में आ जाए आसानी से। अगर बहुत बड़े बहुत औपचारिक से टेक्निकल टर्म्स को इस्तेमाल करके हम बता रहे हैं और फॉर्मल ही खबर हो रही है, फॉर्मल ही सारी चीजें हो रही है, वो तो मीडिया ऑलरेडी हमें दिखा ही रहा है। क्या उस फॉर्मल स्ट्रक्चर में एक आम महिला जाकर के सूचना का आदान प्रदान कर सकती है? क्या सूचना को जाकर बता सकती है? क्या वो इतना कॉन्फिडेंस जनरेट कर सकती है एक महिला जिसे कभी तकनीक का ही नहीं पता? तो हमने इस कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आए कि हमें महिलाओं को इंटरनेट तक लाना है, हमें महिलाओं को जोड़ना है। तो महिलाओं को जोड़ने का क्या है कि जिस दिन हमने महिला को अपने टेलीविजन पे बुला लिया या जिस दिन हमने उसका वीडियो वहां से कहीं गांव में जाकर के कर लिया, तो उसी दिन से वो फोन मांगती है, उसी दिन से कहती है मेरा ईमेल आईडी बना दो, मुझे सब्सक्राइब करना है। पहले ही दिन उसका ईमेल आईडी क्रिएट हो जाता है कि उसको दिखना है,
उसको अपनी बात सुनिए, चाहे उसने हमें आधे मिनट का एक क्लिप है हमारे पास कि ये हम दिखाएंगे आपको, लेकिन वो एक क्लिप के कारण उसने ईमेल आईडी बनाई और उसके साथ में बहुत सारी और परिवार की महिलाओं ने बनाई, और जो एक कि मुझे फोन चाहिए वो हो गया कि धीरे धीरे कोई बात नहीं मैं सीख जाऊंगी पर मुझे चाहिए। तो जब उसको चाहिए आया ना, तो वो बहुत बड़ी, इसे हम मानते हैं कि ये अपने आप में क्रांति है, अपने आप में एक दिशा है जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। तो ये आप सबके सहयोग से संभव हुआ कि आज हमारे पास 1.5 लाख के करीब महिलाएं हैं जो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ती हैं, अलग अलग जगह से हमें देखती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम लेकर के आए। लेकिन अभी चूंकि जो प्रसारण है ना, तो ये तकनीक से, प्रौद्योगिकी की बात हो रही है, टेक्निक से है, इसको सीखना पड़ेगा। अगर एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, जैसे मोना कह रही, कितना सरल हो सकता है प्रसारण, जितना सरल प्रसारण बैठ करके हम कर सकते हैं तो उतनी आसानी होगी सबको सिखाने के लिए। तो अगर महिलाएं, हम चाहते हैं कि पर्दे के पीछे जो काम करे वो महिलाएं, वुमेन टीवी में यदि आप कोई भी डिजाइन देखते हैं, कोई पोस्टर देखते हैं या कोई क्रिएटिव कुछ भी देखते हैं, वो सारा महिलाओं के द्वारा किया गया प्रयास है। आपको व्यावसायिक रूप से वो इतने अच्छे ना लगे, लेकिन क्या है उसके पीछे जो चल रहा है वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है, उससे बहुत बड़ी एक इसे डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा है कि उसको सीखना है। हम 50 गलतियां करते हैं, प्रसारण में भी 50 गलतियां करते हैं, क्लिक यहाँ से वहां होता है, लेकिन हम लोग हमेशा खुश रहते हैं, धैर्य रखते हैं, और हमें इस बात की खुशी होती है कि ये देखो कर रही है। कहीं से भी बैठ करके आपको बहुत सारी महिलाएं जो है यहाँ लाइव शोज करती नजर आ जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि पूरे देश भर की महिलाएं जो है वो आए, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं आए, सब जगह की महिलाएं आए। जी विजया, आपके सवाल का छोटा सा मैं जवाब देना चाहती हूँ कि सूचना से समझना चाह रही हैं आप, उसके बाद हम गिरिजा जी के पास चलेंगे क्योंकि मैं काफी वक्त मैंने ले लिया। कि जैसे आपके गांव में यदि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति 2-3 किलोमीटर दूर खड़ा है, उसने बहुत दूर से देख लिया कि वो टिड्डी दल है वो ऐसे आसमान पे झूं झूं करता आ रहा है, उसने दूर से देखा, और वो अपने गाँव में जाकर बताएगा कि अपने सामान छुपा लो, अंदर कर लो खाने की चीजें, बच्चों को अंदर कर लो, कि अंदाजा लगा रहे हो कि वो घूम घूम के आधे घंटे में यहाँ आ जाएगा। तो आधे घंटे में वो जब तक घर पहुंचता है तब तक वो टिड्डी दल और आगे आ चुका होता है ना। तो उसको पहुंचने में वो एक सूचना, उसको एक नॉलेज मिली कि लगता है कि ये जो मेरे पास मुझे सूचना, मुझे दिख रहा है, ये एक सूचना है जिसका असर किसी और पे पड़ सकता है, वो सूचना है। और वो कैसे उसको जाकर बताएगा। अगर वो वहां से चल करके जाकर के बताता, हो सकता है उसको आधा घंटा लग जाए, लेकिन अगर उसके पास एक मोबाइल था और उसके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उसने क्या किया, उसके मोबाइल का वीडियो बनाया और व्हाट्सएप ग्रुप में डाले, भाई देखो देखो ये आ रहा है। तो क्या हुआ, विद इन सेकेंड्स वही जो टिड्डी दल की सूचना सारे गांव को मिल गई, ठीक है, और सबने अपना अपने कर लिया। तो ये है कि सूचना थी, एक व्यक्ति को पता चला कि ये अगर एक व्यक्ति अगर वो सूचना के प्रति जागरूक नहीं है तो उसकी बला से टिड्डी दल आए उड़ता जाए, लेकिन उसको सूचना की ये समझ थी कि ये आएगा तो इससे नुकसान हो सकता है, तो वो सूचना में परिवर्तन हो गया ना। उसका जो कंटेंट की वैल्यू है, जो उस जानकारी की वैल्यू है, वो समाज से रिलेट कर रही है, तो वो उसी वक्त खबर और उसी वक्त वो सूचना गहन सूचना बन गई, और फिर उसने उसको बता दिया। तो इस तरह से, और बीच में अगर मोबाइल से उसने वीडियो बना लिया, भेज दिया, तो वो क्या हुआ, तकनीक का इस्तेमाल हो गया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो गया, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो गया। उस तकनीक से क्या हुआ, समय कम हो गया और ज्यादा लोगों तक सूचना पहुंच गई। तो इस तरह से हम इसको एग्जाम्पल के रूप में समझ पा रहे हैं। और यदि सभी महिलाएं, देश भर की महिलाएं जो है वो सूचना देना सीख जाए, सूचना की समझ पैदा कर ले, और फिर सूचना को कैसे लिखा जाएगा, कैसे बोला जाएगा, कैसे आगे प्रसारित किया जाएगा, उन तकनीकों को सीख ले, तो हम बहुत बड़ा जो है सामाजिक विकास में बहुत बड़ा महिलाएं योगदान कर सकती हैं। और ऐसे ही योगदान को हमारी गिरिजा चितलांगिया शारदा जी ने अभी अभी करके हमें दिखाया है। अभी हम उनके पास चलेंगे, एक बहुत खूबसूरत अनुभव है। ऐसे समय में जबकि बहुत बड़े बड़े ऐसे बिजनेस और एक्सपो लग रहे थे जहां पर सब लोग अपना सामान बेचने आते हैं, और बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, आप जानते ही हैं कितने सारे ट्रेड फेयर्स और ये सब होते हैं। तो गिरिजा जी ने एक संकल्पना की कि ट्रेड फेयर जो हम महिलाओं के लिए लगाते हैं, तो इस बार क्यों ना उसको डिजिटल लगाया जाए। डिजिटल दुकानदारी हो रही है, ये डिजिटल हमने अपने अपने लगा दिए। तो उसी का एक खूबसूरत अनुभव है, किस तरीके से महिलाओं ने उत्साह उसमें दिखाया और कैसे सारी महिलाओं ने उस डिजिटल एक्सपो में पार्टिसिपेट किया। ये एक बहुत अच्छा प्रयोग था जिसकी काफी प्रशंसा हुई विश्व भर में, और इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया। तो गिरिजा जी से अनुभव हम अब जानना चाहेंगे। गिरिजा जी।
नमस्ते एंड थैंक यू सुनीता जी, मुझे इनवाइट करने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे मेरे साथ जो स्पीकर्स हैं काफी लर्नेड हैं, दे हैड फुल रिसर्च you all. To tell you all, नेपाल से I am the board member of Confederation of Nepalese Industries और इंडिया मेरी जन्मभूमि जो है भारत, वहां पर मैं माहेश्वरी महिला संगठन की विमेन एम्पावरमेंट सेल की मेंटोर हूँ। तो जब हम लोगों को एक मौका मिला, जनरली हम लोग एक एक्सपो या ट्रेड फेयर किया करते हैं हर टेन्योर में, जो कि वर्चुअल नहीं फिजिकल होता है। इस बार बिकॉज ऑफ कोविड, लाइक दीपिका जी सेड, पावर ऑफ रेजिलियंस मींस व्हाट वी डू इज कि आपदा में भी अवसर कैसे खोजा जा सकता है, दैट वाज व्हाट वी वांटेड टू डू। सो देयर आर पर्क्स एंड लॉसेस ऑफ एवरीथिंग एंड वी फाउंड आउट द पर्क्स ऑफ कोविड। तो जैसा आप सबने बताया, मैंने बहुत सारी बातें सुनी, परमीत जी का एक्सपीरियंस सुना, तो मोना जी ने बहुत सारी डिटेल्स बताई हम लोगों को कि क्या क्या चीज हम कर सकते हैं। एंड मोना जी, आई वुड से आपने जो जो चीजें कहा हम लैक कर रहे हैं, हमने शायद बहुत सारी चीजें उनमें से अचीव करने की कोशिश की। कैसे? तो आई एम अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया और नेपाल से साथ साथ और भी कंट्रीज से जुड़ी हुई है। हम लोग विमेन ऑर्गेनाइजेशन है। Not all are very educated. Many are educated. Many are educated in the sense कि जब आपने superficial पढ़ाई जिसको कहते हैं ना, वो करी हुई होती है। Like we all carry phones. We have big smartphones. Like Sunita जी said कि कई लोगों के पास तो बटन वाला फोन होता है, हम लोगों के पास स्मार्टफोन्स होते हैं, but to show the wealth of our husbands sometimes we don't even know how to use them properly. सो आईफोन कैरी करा है सिर्फ इसलिए कि 1 लाख रुपए का है, उसकी फीचर्स कितने आते हैं उसका कोई आता पता नहीं होता है। सो थिंग्स लाइक दैट। सो ही वांटेड टू एजुकेट आवर विमेन। सो हम लोग साल में 3 या 4 बार मिला करते थे अपनी मीटिंग्स में, जहां पे हम 500-600 महिलाएं इकट्ठे होते थे। अब जैसे ही कोविड आया तो एकदम से स्टॉप लग गया, समझ ही नहीं आया हाउ वी आर गोइंग टू वर्क थ्रू दिस। So our team was, and our leaders were quite thoughtful, quite visionary. They thought of things like Zoom. जैसे जो लोग हम लोगों की तरह वर्किंग थे, उन्हें शायद Zoom आता था, पता था, मीटिंग्स करते थे, बट मासेस जो थी, 50+ women है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, they did not know how to use Zoom. सीखा, उनको सिखाया गया कैसे Zoom यूज करता है। शुरू में फ्री वर्जन के थ्रू, फिर पेड वर्जन के थ्रू, कैसे मीटिंग में आते हो, 40 मिनट्स बाद मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, फिर से रीस्टार्ट करते हो तो ट्रायल वर्जन लो। मतलब इट वाज एक्चुअली अ ट्रेनिंग। वी आल्सो हैड थिंग्स लाइक स्मार्टफोन ट्रेनिंग क्लासेस, बी स्मार्ट विद स्मार्टफोन, कैसे उसमें आप काम करते हो, चीजें सिखाई गई। अब जब वर्चुअल एक्सपो की बात आई तो किसी ने कहा ऐसा करते हैं फेसबुक पे वीडियो के थ्रू हम लोग अपनी चीजें ऐसे ऐसे करके दिखाएंगे जैसे वीडियो में दिखाते हैं। किसी ने कहा चलो हम लोग जूम पे एक दिन का कर लेते हैं। सो आइडिया स्टार्टेड pouring in. Now it was the time when I had to decide what I really want to do. So I actually said कि if you want me to do it, let me look for the proper medium what I want to take up. मैंने रिसर्च करी, जैसे मोना जी ने करी, शायद उतनी बढ़िया नहीं करी होगी बट करी। वर्चुअल एक्सपोज को रिसर्च किया, 2D एक्सपोज, 3D एक्सपोज, कैसे वेबसाइट के थ्रू किया जा सकता है, कैसे और तरीके से किया जा सकता है। नाउ द चैलेंज वाज टू कन्विंस माय लीडर्स, एज इन उनको ये समझ, हमारी लेडीज को इतना समझेगा क्या, इतनी ट्रेंड है क्या कि वो उसको कर पाएंगी। मेरा एम था, मुझे माल बेचने में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? तो सारे लोग, मतलब सबको अजीब लगा कि ये क्या बकवास कर रही है, एक्सपो लगाना है और माल बेचने में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा कि मुझे ट्रेन करना है अपनी वुमेन को कि वो एक्चुअली अपना सामान बेचने के लायक बन सके। सो वी आर नॉट सेलिंग आवर स्टॉल्स एट 50,000 रुपीज और 30,000 रुपीज लाइक जनरली एक्सपोज में होता है। हम 5,000 रुपए लेंगे, हमको प्रॉफिट मेकिंग नहीं बनना है, सिर्फ हमको अपना कॉस्ट कवर करना है। We'll look for sponsors, we'll look for people
from across the globe who will want to be a part of the show. And can you beat it? We had 131 stalls from Bahrain, Nepal, Singapore, London and India. और उसमें हम लोगों ने बेस्ट ऑफ द एक्सपो एक्सपीरियंस के लिए 3D प्लेटफॉर्म लिया that was created on a 360-degree environment, for which generally I'm used to taking presentation from people. I had to be giving presentation to people to convince them कि हाँ ये हो सकता है. तो सबसे पहला काम था कि मैंने एक प्रेजेंटेशन, पहले तो कुछ कंपनीज को शॉर्टलिस्ट किया, उनसे प्रेजेंटेशंस ली, समझा कि वो कैसे करेंगे, और फिर मैंने अपनी लीडर्स को और अपने टीम को प्रेजेंटेशन खुद दी कि मैं ये सोच रही हूँ और ये मेरा विजन है, क्या आप लोग मेरा साथ लेंगे. इनिशियली सबको डर लगा, इतनी बड़ी कॉस्ट है, हम रिकवर कर लेंगे क्या, लोग जुड़ेंगे क्या, लोग देखेंगे क्या, कैसे आएंगे. हमने ये किया, और ना सिर्फ किया, लाइक यू ऑल सेड, सबसे लास्ट पॉइंट था मोना जी का, डिफाइनिंग द पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस, एंड विच वाज माय फर्स्ट पॉइंट, that I do not want to sell my things. I want my people to learn how to sell on a digital platform, how to create their brochures, how to create their banners, कैसे उसको बैनर को डिजाइन करेंगे, कैसे एडमिन पैनल पे जाएंगे, कैसे अपनी चीजों को प्लेस करेंगे, कैसे उसको चेक करेंगे कि किसी ने ऑर्डर प्लेस कैसे किया होता है. कुछ नहीं बिकेगा आपका, मैं पहले से बोल रही हूँ, आपको कुछ नहीं बिकेगा, पर आप सीख जाओगे. क्यों? क्योंकि हम टाइम पे आपको ट्रेनिंग देंगे इसके लिए, जो कि कोई भी एक्सपो लगाएगा तो आपके लिए ट्रेनिंग लगाने नहीं बैठेगा. आप फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, अमेज़न पे सामान जब बेचने जाओगे तो कोई आपको सिखाने नहीं बैठेगा कि कैसे आपको ये सब करना है. एंड ऑल्सो देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस कि क्या होता है जब आप Amazon वगैरह पे सेल करते हो तो आपको एक वेरीफाइड सेलर के नाम से जाना जाता है, ना कि आपके अपने नाम से. यहाँ पे आप मोना गुप्ता है, दीपिका बाहरी है, परमीत मरवा है, गिरिजा चितलांगिया सारडा है, वहां पे आप सिर्फ एक वेरीफाइड सेलर होते हैं, nobody else. Only and only Amazon is recognized, only and only Flipkart is recognized. In our expo, people will get to know you. You can put up your website, you can put up your Facebook link, you can, any social media link that you want to put up could be put up there on our expo. आप वहां पे अपने वीडियोस डालिए, जिसको टीवी एडवर्टाइज करने के लिए, मतलब हम लोगों ने, जैसे कहते हैं ना, ये वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे है, जिसको एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए या रिकॉर्ड रखने के लिए अपने उसकी आप लोग मना रहे हैं. मैं कहूंगी ये हम लोगों ने अपनी संस्था को एक अच्छा हिस्ट्री देने के लिए कि कैसे हम लोगों ने अपना लोगों को सिखाया, समझाया, ट्रेन किया, ये एक एफर्ट था हमारी तरफ से. जब हम कहते हैं ना कि चेंज इन टेक्नोलॉजी, एज राइटली सेड अर्लियर ऑल्सो, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, वी हैव टू अडॉप्ट दैट. इनिशियली हम लोग टेलीफोन पे गोल गोल नंबर घुमा घुमा के बात किया करते थे. उससे पहले कॉल लगाने के लिए फोन करके कहा करते थे भी मेरा ट्रंक कॉल बुक कर लो, जब आएगा दोबारा फोन 15 मिनट बात होएगी, मतलब थिंग्स लाइक दैट. देन वी वेंट on phone, then we went on pagers and fax and वो पता नहीं क्या क्या, टेलेक्स हुआ करता था, मैंने टेलेक्स भी देखा है. So it was like कितनी चीजें हुई और हमने अडॉप्ट किया. मे भी टाइम लगा, बट हम लोग सीख गए. इसी तरह आई एम श्योर सुनीता जी, जैसे आप कह रहे हो, रूरल अर्बन एरियाज में हम लोगों की पहुंच बहुत है, बट ऑफ कोर्स पहुंच बहुत है, बट लेकिन ट्रू दैट कि सिर्फ एंटरटेनमेंट तक, जहां यूट्यूब पे वीडियोस देखने हो वो देख सकते हैं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड्स करने हो वो कर सकते हैं, बट लेकिन जहां हम लोगों को कुछ खरीदने बेचने की बात आई, सबसे बड़ा चैलेंज था कि लोगों को जो नॉर्मली फोन पे सेल्फी एकदम झटाक से खींचते हैं, वो वहां पर जब हम लोगों ने सेल्फी बूथ लगाया अपने एक्सपो में, तो लोगों के फोन आना शुरू हो गया कि भाई सेल्फी बूथ में फोटो कैसे खींचते हैं. हम लोगों ने क्या किया, जैसा कि कहा कि अडैप्टिंग द टेक्नोलॉजी, हम लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे अपने आप को बेचना है, सेल्फ हेल्प वीडियोस बनाने शुरू किए. हमने एक वीडियो बना के भेजा, हाउ टू टेक अ सेल्फी.
जब हमको फोन आया कि भाई मैं एक्सपो में रजिस्टर नहीं कर पा रहा हूँ, हमने फटाफट वीडियो बना के भेजा, स्क्रीन रिकॉर्ड करके, कि ऐसे ऐसे आप लिखिए, आप रजिस्टर कर पाएंगे। फिर उसके बाद आया कि रजिस्ट्रेशन तो हो गई, अब हमको शॉपिंग करनी है, पेमेंट कैसे करें, फिर वो वीडियो बना के, मतलब इट वाज सो सच अ लर्निंग एक्सपीरियंस, कि जिसको हम सोचते हैं कि हम लोग एजुकेटेड क्लास एंड वी नो इट ऑल, why I'm saying so is, even me, I'm a law graduate running an industry, but when it comes to opening a bank account, I don't think I ever went to the bank and did it myself. My staff will generally do it for me. I will just have to sign the papers. वहां पे सारे जो कोई प्रोफेसर है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बड़ी बिजनेस फैमिली से है, पर छोटी छोटी चीजें नहीं आती हैं। पीपीटी बनाना हो तो हम किसी को कह देते हैं तुम पीपीटी बनाओ, और हम लोग उसको देख लेते हैं। मतलब इट वाज सो नाइस टू नो एंड टू लर्न, आई वुड से। और कई बार वियर्ड भी लगता था कि यार हम लोगों को इतनी छोटी छोटी चीजें नहीं आ रही है। टू मेक द एक्सपो इंटरेस्टिंग, वी हैड 9 स्पीकर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इट इज लाइक जेपी मॉर्गन की एशिया की हेड जो है, जेपी मॉर्गन चेज इज world's 6th number bank. So Monica Pampalia is their head, global head. She was there to share her experience with us. We had Sunita ji also sharing her experience with us. We had DK Shivani talking with us. See, it was like there what we wanted to tell people is कि चाहे आप खाने बनाने की बात करो, जनरली क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, जनरली विमेन ब्रेड अर्नर्स को ही महत्व का, मतलब महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाता है। इट इज लाइक द वर्क विच विमेन आर डूइंग एट होम इज टेकन एज ग्रांटेड, कि भी ठीक है तुम्हारा तो काम ही है, और क्या करती हो, जनरली ये स्टेटमेंट रहती है कि घर में बैठी तो होती हो, करती क्या हो। सो कभी अगर किसी दिन घर में जेंट्स को बैठना पड़े, उनको समझता है कि यार ये क्या करती है, मुझको पता चल रहा है। सो इट इज लाइक व्हेन समबडी सेज, माय मदर इन लॉ रैंडम सेज सो, कि अपने तो सिर्फ खाना ही तो बनाते हैं, व्हाट बिग डील। सो आई इनवाइटेड शोभा जी इंदानी। सो शी इज अ मास्टर शेफ and she has a world record of training 3000 people in a go, एक वर्कशॉप में 3000 लोगों को। एंड माइंड यू, it was not a digital platform. She booked a stadium to do so. 3000 लोगों को एक साथ ट्रेन करना। I told them, now you know what big deal is cooking food. So she was surprised कि अच्छा लेडीज ये भी करती हैं। जैसे परमीत ने कहा, बहुत सारे लोग कुकिंग को अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं with their YouTube videos, their channels, their workshops. She did it long back. So it is like when you go to Maharashtra, जनरली बायोडेटा की एलिजिबिलिटी होती है कि शोभा इंदानी की वर्कशॉप की हुई है। सो थिंग्स लाइक दैट। देन व्हेन यू से ड्रेपिंग अ साड़ी, मतलब जनरली क्या होता है ना, महिलाओं के कपड़े जो हैं मोस्ट डिस्कस्ड थिंग इन इंडिया है। भाई किसी ने क्या पहना है और क्या पहनना चाहिए, ये एक चर्चा का विषय रहता है जनरली। सो आई इनवाइटेड डॉली जैन। शी इज अ सेलिब्रिटी साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट। Would you ever think of something like this? Because generally क्या होता है ना, ब्यूटिशियन का टैग लगा दिया जाता है साड़ी ड्रेपिंग आर्टिस्ट को, एंड इट इज नॉट लुक्ड अप ऑन, मतलब उसको बहुत अच्छे उससे नहीं देखते हैं। शी हैज मेनी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स which she has broken her own records. Dolly Jane is such a celebrity in today's world. If you look for her, she is a drape diva. So she does sari draping and she has left no person in India untouched कि जिसको उन्होंने साड़ी ड्रेप नहीं करी होगी, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो कोई और हो। So things like that. So I wanted to make sure that जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े उस एक्सपो में, no one field is untouched. We had Avni Biani, who is from Future Group. She is doing her business. So journalist थी, business women थी, so media से लोग हैं। DK Shivani is a spiritual healer. I do not need to tell more about her. Then Monica Pampalia, who was a professional, मतलब जिन्होंने इंजीनियरिंग की फील्ड में बोइंग को हेड किया,
फिर उसके बाद फाइनेंस के, मतलब जो सारी कहते हैं ना सिर्फ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की फील्ड्स हो, कि कोई फाइनेंस में फीमेल्स को एक्सेप्ट कर पाना, शी डिड दैट. सो शी इज द ग्लोबल हेड. वी ऑल्सो हैड दिस मैच मेकर. जैसे इन्होंने बताया ना कि पहले हरकारे होते थे जो सूचना दिया करते थे, उसी तरह पहले होते थे जो लोगों के संबंध कराए जाते थे. तो मैच मेकर सीमा तापड़िया वाज विद अस. सो शी इज अ सेलिब्रिटी ऑन नेटफ्लिक्स आफ्टर हर शोज. सो मतलब ये एक्सपो में हमने जो अचीव करना था वो ये था कि एक तो हमको दिखाना था कि हर फील्ड में, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो मीडिया हो, तो इट वाज लाइक हर फील्ड में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम करा, और वो सब हमने लोगों के आगे प्रूव करा कि कैसे लेडीज हर फील्ड में आगे आ सकती हैं और कर सकती हैं. और साथ ही साथ बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करके हमने एक्सपो में कैसे सेल की जाए, कैसे स्ट्रैटेजीज बनाई जाए कि सेल्स को ज्यादा से ज्यादा हम लोग बढ़ा सके, कैसे हम लोग राफल करा जा सकता है, कैसे हम लोगों को अपनी चीजों को सेल करने के लिए आइडियाज चाहिए, और एडवर्टाइज कैसे कर सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट. एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. एंड आई टेल यू, आप अगर अच्छी नियत से कुछ करते हो, उसका रिजल्ट आपको कैसे भी मिलता है. So how it came to us, I'll finish it off in a minute, I guess. So it was like the result was that we got a record which we didn't expect ever, of first women expo done by all women enterprise. So this was a all women organization who received this record on our name. So that was the expo all about. It was called Sakhi Expo 2021. Thank you so much, Sunita ji, for giving me an opportunity to share my experience. गिरिजा जी, बिल्कुल. दीपिका, सच में गिरिजा जी ने बहुत ही अच्छा अपना अनुभव बताया जी. बहुत ही. और जैसे कि हम सबने सुना कि ये अगेन दिस इज अ हाइब्रिड मॉडल जो रुकी नहीं, और उन्होंने फटाफट अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, लीविंग असाइड कि कोई एक्सक्यूजेस हैं लाइफ में. और जैसा कि आपने पहले सुना कि जब इन्होंने शुरू किया ये, तो इन्होंने उस चीज से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी. जब हमें किसी चीज से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती और हम कुछ अचीव करते हैं, तो वो ऑलरेडी हमारे लिए बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग अचीवमेंट होता है. जैसे कि अगर हम परमीत की बात करें, परमीत ने जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी, उसने नहीं सोचा कि मेरे पास एक भी बच्चा आएगा. शायद आज उसके पास विद इन अ फ्यू मंथ्स अगर 70 बच्चे हैं, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. लाइफ में हर स्टेज में हम सक्सेस को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि अगर 1 साल के बच्चे के लिए 2 पैरों पे खड़ा होना ही एक बहुत बड़ी सक्सेस मानी जाएगी, या उसके लिए माँ बोलना भी एक सक्सेस मानी जाएगी. बट अगर हम 20 साल में बात करें तो हमारे सक्सेस के पैरामीटर्स बदल जाते हैं. ऐसे ही हर स्टेज में सक्सेस हैज अ वेरी डिफरेंट डेफिनेशन फॉर अस. But yes, what Girija ji has achieved and Parmeet has achieved are real successes. We can say that. And this was only possible with the help of resilience, with the help of जो जिद होती है हमारे अंदर, जो जज्बा होता है, हम उसी के वजह से आज यहाँ पे सब Zoom कॉल पे इकट्ठे हैं. गिरिजा जी और दीपिका, आप बात कर रही हैं कि जिद की बात कर रही है, तो मैं अपनी बात रखती हूँ कि औरत की कोशिश में यदि जिद मिला दी जाए तो वो सफल होती है. बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू. एंड इट वाज माय टीम जिसकी जिद थी कि हमको इसको सक्सेसफुल बनाना है, बिकॉज विद कोविड हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे कोविड आ जाएगा. टीम में किसी को खुद को कोविड हो गया, किसी की फैमिली में कोविड हो गया, किसी के यहाँ कोई डेथ हो गई, बट ऑल nobody stopped for even for a minute. We had to make this successful and we did it. आपने बड़ा सुंदर जो है वो प्रयोग किया, महिलाओं के साथ बड़ा अच्छा प्रयोग किया, उनको स्ट्रेंथन किया, उनको एम्पावर किया, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया. ये बहुत सुंदर इनिशिएटिव था. और आज जो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे की, इसका सीधा सीधा है कि हम इस बात पर जरूर चर्चा करें कि सूचना के संदर्भ में हम कितने जागरूक हैं,
क्या हमको सिर्फ सूचना लेनी है या हमको सूचना देनी भी है, और सूचना लेने में और फिर आगे देने में हम कितने जिम्मेदार हैं। जैसे मैंने अभी स्ट्रिप लगाया है कि सूचना में समझदारी है हम सब की जिम्मेदारी, कि जो सूचना हमें प्राप्त होती है उसको आगे हम जब भेजते हैं तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और संचार क्रांति की बात करते हैं तो पूरा विश्व इस संचार क्रांति का आज जो दर्शन दिख रहा है हमको कि विश्व छोटा पड़ गया। गिरिजा जी अब हमारे साथ नेपाल से जुड़ी है, और यदि हम इसको आज इंटरनेशनल कर रहे थे तो बहुत सारे देशों की महिलाएं इसके साथ जुड़ गई होती। एक तकनीक ने कितनी हमें छोटा कर दिया, इस दुनिया की हमारी जो रीच है वो कितनी बढ़ा दी है। तो जी, तो मेरा कंसर्न और मेरा क्या, सभी हमारी महिलाओं का, सभी पूरे राष्ट्र की जितने भी जिम्मेदार हमारे नागरिक हैं, सभी का कंसर्न ये है कि उस तकनीक सूचना प्रौद्योगिकी का कोई फायदा नहीं होता यदि वो हमारे किसी भी देश के जो विकास में यदि उसका कोई योगदान नहीं हो रहा है। हम जो बिल्कुल अंतिम पंक्ति का जो देश का व्यक्ति है, यदि उस तक उस प्रौद्योगिकी के द्वारा उसके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है तो फिर प्रौद्योगिकी हमने अलग कर दी, फिर वो इंसान के लिए बनाई लेकिन इंसान की जगह वो फिर प्रकृति को नष्ट करने लगी हुई है और ना इंसान के काम आ रही। तो इसमें हम सामंजस्य बिठाते हुए आज इस कार्यक्रम को अब हम विराम देने की ओर चलेंगे, और मैं दीपिका से कहूंगी कि दीपिका आज की चर्चा को आप कंपाइल करें और सबको फिर धन्यवाद भी कहें हमारे सभी दर्शक जो अभी तक हमारे से जुड़े। जी जी मैम, सुनीता मैम थैंक यू। पहले तो आपका सबसे बड़ा थैंक यू विमेंस टीवी इंडिया का, बिकॉज उन्होंने ही हमको आज ये प्लेटफॉर्म दिया जो हम सब अपने विचार यहाँ पे सबके साथ शेयर कर रहे हैं। जहां तक हाँ हम अगर डिजिटल की बात कर रहे हैं तो वही आज हम डिजिटल मीडियम से जुड़े हैं, और हम इसको जो टेलीकास्ट कर रहे हैं वो फेसबुक पे और यूट्यूब विमेंस टीवी इंडिया चैनल के यूट्यूब पे हम लाइव हैं इस टाइम। तो यही एक बहुत बड़ा हमारे लिए WTICD दैट इज वुमेन्स टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डे के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। Yes, we have to keep in mind the sustainable development goals, जैसे कि आप सब जानते हैं कि UN के एक SDG sustainable development goals हैं, जो सुनीता मैम ने कहा जिसको हमको किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। We don't have to leave anybody behind। जो सबसे जरूरतमंद भी इंसान है हमें उसकी उंगली पकड़ के भी उसको अपने साथ लेके आना है कि वो भी इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उतना ही फायदा उठा सके जो हमारे इंडिया का रिचेस्ट मैन उठा रहा है। सो इन दिस वे आई वुड लव टू कंक्लूड कि आज नॉट ओनली आप एक आरोग्य सेतु ऐप से अपने आसपास की सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं, आप एक गिरजा जी के साथ एक ऑनलाइन एग्जीबिशन लगा सकते हैं, सुनीता जी के साथ आप कभी भी अपने विचार वो कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सके हैं दुनिया के आगे, और मोना की कंपाइलेशन हमने देख ही ली है, नो वर्ड्स फॉर इट, और परमीत के साथ आप पूरी दुनिया को एजुकेट कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सो हियर आई वुड लव टू कंक्लूड दैट। थैंक यू एवरीवन, सभी को शुक्रिया। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टू बी विद यू ऑल। Same here, ma'am. Same here. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay.